Hello, good morning, students. Today we will discuss about Fermat explanation of law of refraction by Fermat principle. यानी फर्मा के नियम से अपवर्तन की व्याख्या करनी है। इससे पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि फर्मा का नियम क्या है और फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे कि फर्मा के नियम से अपवर्तन की व्याख्या है वो किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो फर्मा के नियम से अपवर्तन की व्याख्या अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि फर्मा का नियम क्या है। फर्मा का नियम कहता है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है तो उस पथ का चयन करती है जिसमें लगने वाला समय न्यूनतम है। और फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या में अपन ने प्रूफ किया था कि आपतन कोण आई है वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो अपवर्तन छोटी क्लासेस में अपन ने पढ़ा। अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब की ओर झुकती है। तो इस घटना को अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल की जैसे बात करें हवा, और सघन माध्यम जैसे पानी है, कांच है और कोई मीडियम हो सकता है, उसमें प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका अपोजिट अपन बात करें कि प्रकाश की कोई भी किरण सघन जैसे कांच या पानी से हवा में जाए तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कोई भी लाइट रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और कोई भी लाइट रे यदि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर शिफ्ट होती है। तो इसको अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, लेकिन फर्मा के नियम की सहायता से करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे। ये अपन लेते हैं इसका नॉर्मल यानी अभिलंब। ये जो मीडियम है ये है अपना डेंसर मीडियम, यानी ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, यानी इसको अपन बोल सकते हैं रेयर मीडियम, विरल माध्यम। और ये है अपना डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। यानी ये हवा है यहाँ एक माध्यम और दूसरा माध्यम है अपने पास पानी है या कांच है, जो भी है। तो अपन बात करें तो ये लाइट रे है वो जाननी तो इस प्रकार से चाहिए थी, इस प्रकार से सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन यहां अपन पढ़ते हैं कि अपवर्तन में प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो थोड़ा सा ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये अपना कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है अपने पास बी, यानी अपन यहां ये कह सकते हैं ये जो रे है ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और ये है रिफ्रैक्टेड अपवर्तित प्रकाश किरण, इसको अपन बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है आपतन कोण आई, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल है। इस पॉइंट को मैं यहां ओ कह देता हूं, इसको कह देते हैं एन। ओ एन अपने पास नॉर्मल है, और यहां से रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण होता है वो है आर, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। अपने को प्रूफ क्या करना है कि अपवर्तन के जो दो नियम हैं, कल अपने डिस्कस किया सही से पहले लेक्चर में
कि परावर्तन के दो नियम थे, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सभी एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। दूसरा अपन पढ़ते हैं कि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, ये फर्मा के नियम से अपन ने प्रूफ किया। अपवर्तन के नियम में भी अपन पहला लॉ तो सेम ही है कि आपतित किरण अब की बार परावर्तित नहीं है, अपवर्तन की घटना है, तो ये किरण हो गई अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों का तल एक ही है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ये लाई इन द सेम प्लेन। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों का तल एक ही है, तो इस पॉइंट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अपने को। सेकंड अपन क्या लिख सकते हैं, सेकंड अपवर्तन का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो स्नेल का नियम कहलाता है, स्नेल्स लॉ, इसको अपन बोलते हैं स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये अपने को मैथमेटिकली प्रूफ करना है। म्यू वन क्या है, फर्स्ट जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे अलग से। और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है म्यू टू। अपवर्तनांक क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के साथ अपन कंपेयर करते हैं, तब अपने पास जो कांस्टेंट प्राप्त होता है उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक म्यू वन है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू टू है। स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, साइन को अपन हिंदी में ज्या बोलते हैं, वो सघन माध्यम का अपवर्तनांक और विरल माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होती है। यानी इंसिडेंट एंगल की जो साइन है वो और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन, उन दोनों का रेशियो है वो म्यू टू अपॉन म्यू वन के इक्वल होता है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको प्रूफ करना है, और कौन से नियम से प्रूफ करना है, फर्मा के नियम से। तो फर्मा के नियम से अभी अपन बात करें कि जो आपतित प्रकाश की किरण है उसको अपन कह देते हैं U, अपवर्तित प्रकाश की किरण है उसको कह देते हैं V। और अपने को पता है कि अपवर्तन की घटना में एक माध्यम में प्रकाश के किरण की वेलोसिटी कुछ और होती है, यहाँ इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V1 और यहाँ इसकी वेलोसिटी है अपन मान लेते हैं V2। यानी एक माध्यम में प्रकाश के किरण की जो चाल है वो V1 है और दूसरे में उसकी जो स्पीड है वो है V2 है। परावर्तन की घटना में V1 और V2 नहीं मानना चाहिए। परावर्तन की घटना में क्या होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और उसी माध्यम में चली जाती है, तो एक ही मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो सेम रहेगी। तो यहां फर्मा का नियम कहता है कि प्रकाश की किरण ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने के लिए ऐसे पथ का चयन किया जिसमें लगने वाला समय न्यूनतम हो। तो अपन बात करेंगे समय की, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी तय की इसने, पहले आई प्रकाश की किरण ए से ओ, फिर गई ओ से बी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑप्टिकल पाथ की, प्रकाशीय पथ। ऑप्टिकल जो पाथ है वो कितना है, ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी, या ए ओ अपने पास क्या है u मान रखा है अपन ने इसको, तो इसको लिख सकता हूं मैं u और इसको मान रखा है b। ये है ऑप्टिकल पाथ, क्योंकि डिस्टेंस सी गया अपने को, समय निकालेंगे समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो यहां आपको क्या लिखना है कि ए ओ कोई आपतित प्रकाश किरण है, लेट ए ओ एन इंसिडेंट लाइट रे, तथा ओ बी अपवर्तित प्रकाश किरण है, एंड ओ बी रिफ्रैक्टेड लाइट रे, एंड ओ एन इज द नॉर्मल, तथा ओ एन अभिलंब है।
फर्मा के नियम से अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए अपवर्तन के दो नियमों को सिद्ध करते हैं। पहला क्या लिखोगे? आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन। उसके बाद में लिखोगे प्रकाश किरण ने कितनी दूरी तय की, वो होता है उसका प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ इक्वल्स टू AO प्लस OB। AO को U मान रखा है, OB को V मान रखा है। अब फर्मा कहता है इसमें लगने, यहां से यहां तक प्रकाश की किरण आई तो इसमें लगने वाला समय है वो न्यूनतम है, तो अपन टाइम निकालते हैं इसका। तो समय, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और यहां से t इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है? पहले AO और अपॉन OB। तो AO अपॉन में उसकी स्पीड, दूरी पहले इस ये दूरी की बात कर रहे हैं, AO इतनी दूरी, दूरी बट्टा चाल, इसकी चाल कितनी है? V1। फिर प्लस दूसरा पथ है OB और उसकी चाल है V2। जनरल फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि एक है अपने पास विरल माध्यम, उसमें टाइम अलग निकालना पड़ेगा, इसमें टाइम अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है विरल माध्यम में प्रकाश की किरण वो तेज दौड़ती है, सघन माध्यम में धीरे दौड़ती है, तो इसमें टाइम है वो कम होगा, इसमें टाइम ज्यादा होगा। या अपन इसको लिख सकते हैं AO और OB को U और V मान सकते हैं अपन, U अपॉन V1 प्लस V अपॉन V2। इसको कह देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस डायग्राम की हेल्प से अपन U और V की वैल्यू निकालें। तो U और V की वैल्यू निकालने के लिए यहां से अपन एक लंब डालते हैं, इसको कह दिया पॉइंट को C, और एक यहां से अपन लंब डालते हैं, इस पॉइंट को कह दिया अपन ने D। इसको क्या माना था अपन ने? M, और इसको क्या मानेंगे? N। ये कोण I है तो इसके सामने वाला जो कोण है ये क्या होगा? I होगा। ये कोण R है यहां, तो इसके सामने वाला ये कोण भी कितना होगा? R होगा। U और V की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, A, O और C, ये ट्राइंगल है। तो U यहां थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण, यानी हाइपोथेसिस, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो U निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको अपन ऊपर लिखते हैं U अपॉन दे क्या रखा है? AC यानी M दे रखा है। फॉर्मूला किसका बन गया? ये हो गया कर्ण बटा आधार, और कर्ण बटा आधार क्या होता है? सेक। सेक थीटा, और थीटा की जगह कौन है अपने पास? I। तो यहां से U की वैल्यू कितनी आएगी? M सेक I। मेथड आपको सेम रखना है जो परावर्तन वाला किया था अपन ने। और सिमिलरली अपन एंड V की वैल्यू निकालें इस ट्राइंगल से, तो M की जगह तो क्या आएगा? N, और I की जगह क्या आएगा? R। तो सेक R। और अपन एक चीज निकालते हैं कि यहां अपवर्तनांक जो लिया है U, म्यू, एक का म्यू 1 है, एक का म्यू 2 है। अपवर्तनांक और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो अपन छोटी क्लासेज में एक ये पढ़ चुके हैं, म्यू इक्वल्स टू होता है C बाई V। म्यू इक्वल्स टू होता है C बाई V, और यहां से V इक्वल्स टू कितना आएगा? V इक्वल्स टू आएगा, ये रिलेशन होता है तो 10th 9th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट, और ये वेलोसिटी है किसकी? पार्टिकल की। तो V इक्वल्स टू ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? C बाई म्यू। यहां अपन 1 करेंगे तो ये हो जाएगा C अपॉन म्यू 1, क्योंकि C तो चेंज हो नहीं सकता, C तो लाइट वेलोसिटी जो हर जगह इक्वल रहती है। और V2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? म्यू बाई C बाई म्यू 2।
तो V1 और V2 की वैल्यू और U और V की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें अपन। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज टाइम t इक्वल्स टू U की वैल्यू है अपने पास m sec i, m sec i अपॉन V1, और V1 की वैल्यू क्या होगी c बाई म्यू वन, c अपॉन म्यू वन प्लस V, और V की वैल्यू है n sec r, n sec r, और अपॉन में V2, और V2 की वैल्यू है c बाई म्यू टू, c बाई म्यू टू। और अपन इसको क्या लिख सकते हैं t इक्वल्स टू, ये म्यू वन ऊपर चला जाएगा तो 1 अपॉन सी दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन सी तो बाहर आ जाएगा, ये म्यू वन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू वन एम सेक आई प्लस यहां म्यू टू ऊपर चला जाएगा म्यू टू एन सेक आर। ये वैल्यू अपने पास आ गई टाइम की, यानी प्रकाश की किरण को ए से बी तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा। अब फर्मा क्या कहता है कि ये लगने वाला समय न्यूनतम है। तो फर्मा के नियम से अकॉर्डिंग टू फर्मा प्रिंसिपल, फर्मा के नियम से इस समय के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक है, यहां क्या लिखना पड़ेगा, इस फर्मा के नियम के अनुसार इस समय के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक है कि इसका प्रथम अवकलज शून्य के बराबर होना चाहिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर होना चाहिए। फर्मा के नियम से क्या कहते हैं कि t का फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होना चाहिए। मैथमेटिकली अपन जानते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमा क्या होता है, कोई भी वेरिएबल के मिनिमम होने के लिए कंडीशन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि फर्मा के नियम से इस समय के न्यूनतम होने के लिए, क्योंकि फर्मा क्या कहता है कि ये ए से बी तक पहुंचे तो वैसे पथ का चयन करेगी जिसमें लगने वाला समय न्यूनतम है। तो इस समय के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक है कि इसका प्रथम अवकलज शून्य के बराबर होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू द 0। तो इसका डिफरेंशिएशन अपन करें, तो इसका डिफरेंशिएशन करें वो 0 के बराबर, तो t का डिफरेंशिएशन dt 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट, म्यू वन कॉन्स्टेंट, m कॉन्स्टेंट, सेक i का, सेक x का होता है सेक x tan x, तो सेक i tan i और i का di प्लस म्यू टू n, सेक r का क्या हो जाएगा सेक r tan r और r का dr। ये फर्मा के नियम से क्या होना चाहिए 0, तो ये इस साइड में आके 0, तो 0 इक्वल्स टू म्यू वन m सेक i tan i di प्लस म्यू टू एन सेक r tan r dr। ये इक्वल से इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस का, तो देन दिस इंप्लाइज म्यू वन m सेक i tan i di इक्वल्स टू माइनस म्यू टू एन सेक r tan r dr। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या क्या अपन ने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, वो फर्मा के अकॉर्डिंग 0 के बराबर होना चाहिए, ये 1 अपॉन सी इस साइड में आ गई 0, तो इसके इक्वल 0, और प्लस वाली क्वांटिटी को बराबर से इस साइड में लेके आए माइनस की। उसके बाद में अपन ने क्या किया था कि जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पाथ है उसमें CO प्लस OD यानी CD जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस एक्सपेरिमेंट में फिक्स है, कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, अपन देख सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखना कि CD कांस्टेंट क्यों है। एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था इस पे कि CD डिस्टेंस है वो कांस्टेंट किस प्रकार से। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो कि CD जो है इस डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया अपन ने, तो ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स रहेगी, इसलिए कांस्टेंट है। ये CD डिस्टेंस है वो क्या है
कांस्टेंट है। तो अपन जानते हैं कि डायग्राम में सी डी जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। सी डी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सी डी दो डिस्टेंस से मिलकर बनी है, एक तो सीओ प्लस ओडी। तो सी डी को मैं क्या लिखता हूं, सीओ प्लस ओडी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब सीओ की और ओडी की वैल्यू अपन ने पिछले लेक्चर में कैसे निकाली थी, सीओ की और ओडी की वैल्यू ट्रायंगल से अपन निकाल सकते हैं। सीओ और जो ओडी है, इस ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो अपने को क्या निकालना है, सी ओ, और दे क्या रखा है, एम। जिसको निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, गिवन है वो नीचे। तो सीओ अपॉन एम फॉर्मूला किसका बनेगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब बट्टा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और लंब बट्टा आधार होता है टेन थीटा। थीटा की जगह कौन है, आई। तो यहां से सीओ कितना आएगा, सीओ इक्वल्स टू एम टेन आई, ये सीओ की वैल्यू है। एंड ऐसे ही ओडी की वैल्यू क्या आएगी, कल निकाला था अपन ने, एम की जगह एन और टेन आई की जगह आर। ये इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो जैसे इसमें निकाला है, ये लंब बट्टा आधार करके। सीओ और ओडी की वैल्यू पुट करें यहां, सो सीओ प्लस ओडी दोनों को ऐड करें, सीओ प्लस ओडी यानी एम टेन आई प्लस एन टेन आर बराबर क्या है, कांस्टेंट। उसके बाद में अपन ने क्या किया था, इसका डिफरेंशिएशन किया था बाय डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करें तो एम कांस्टेंट, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर आई और आई का डी आई, प्लस एन कांस्टेंट टेन आर का सेक स्क्वायर आर और आर का डी आर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और इसको बराबर से इस साइड में अपन लेके जाएं, तो बराबर से इसको इस साइड में लेके जाएं तो क्या आएगा, एम सेक स्क्वायर आई डी आई बराबर माइनस एन सेक स्क्वायर आर डी आर। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। मेथड सेम ही रहेगा जो अपन ने परावर्तन भी किया था। उसके बाद में क्या कहते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड किया था 3 से, तो नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 2 अपॉन 3, 2 को 3 से डिवाइड करें तो 2 को 3 से अपन डिवाइड करेंगे तो LHS को LHS से डिवाइड करेंगे और RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। तो पहले LHS को करते हैं 2 वाले को। देखो इसमें डिवाइड में ये लगाएंगे तो m से m कैंसिल, वहां एक सेक आई है वो सेक आई एक कैंसिल, तो नीचे तो यहां सेक आई बनेगा, डी आई से डी आई कैंसिल, तो यहां तो क्या बचेगा, μ1 m कैंसिल हो गया, एक सेक आई इससे कैंसिल हो ही गया, tan i और डी आई भी कैंसिल हो गया, तो यहां बचेगा μ1 tan i। क्या बचेगा, μ1 tan i अपॉन m कैंसिल हो गया, सेक 2 थे एक उससे कैंसिल हो गया, तो सेक i इक्वल्स टू, उसमें इसका डिवाइड करें तो माइनस से माइनस कैंसिल, n से n कैंसिल, dr से dr कैंसिल, एक सेक r से एक सेक r कैंसिल, तो क्या बचेगा, μ2 tan r अपॉन सेक r, ये बचेगा। अब tan को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन अपॉन कोस, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस, जो जनरली फॉर्मूले हैं अपने। μ1 tan को अपन क्या लिखते हैं, साइन i अपॉन कोस i, और अपॉन में सेक को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन
कोस आई इक्वल्स टू म्यू टू टेन आर को क्या लिखते हैं साइन आर अपॉन कोस आर, और अपोन में सेक आर को लिखते हैं 1 अपॉन कोस आर। ये तो जनरली फॉर्मूले अपने काम में लिए। तो यहां ये ऊपर जाएगा तो कोस आई से कोस आई कैंसिल, यहां कोस आर से कोस आर कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू यहां बचेगा म्यू 2 साइन आर, और मैं इसको क्या लिखता हूं साइन आई, ये गुणा में है साइन आर तो भाग में आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, और ये म्यू 1 गुणा में भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये स्नेल का नियम है और यही अपने को प्रूफ करना है। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, यह स्नेल का नियम कहलाता है। इस प्रकार से अपन फर्मा के नियम से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में अपन ने फर्मा के नियम से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की थी। आज अपन ने फर्मा के नियम से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की। तो दोनों लेक्चर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं इसके।